दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट, आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, अध्याय 7 स्टार्ट करती हूँ। वह बने जो आप हैं। असल मुद्दा यह है कि आप कौन से परिवर्तन करेंगे और इस प्रक्रिया में आप क्या बनेंगे। मेरे अमीर डैडी ने कहा था, बेघर होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कौन हैं। कोशिश करते रहेंगे तो आप कुछ बन जाएंगे। कोशिश करना छोड़ देंगे तब भी आप कुछ न कुछ तो बन ही जाएंगे, परंतु दोनों स्थितियों में फर्क होगा। आप में जो परिवर्तन होते हैं, आप में से जो लोग नौकरी की सुरक्षा से वित्तीय सुरक्षा की ओर जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, उन्हें मैं सिर्फ प्रोत्साहित ही कर सकता हूँ। किम और मुझे बेघर तथा बुरी तरह परेशान होना पड़ा, तब कहीं जाकर हमें आगे बढ़ने की हिम्मत आई। यह हमारा मार्ग था, परंतु निश्चित रूप से यह आपका मार्ग नहीं होगा। जैसा मैंने पहले ही कहा है, आज ऐसे बने बनाए सिस्टम मौजूद हैं जो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से तक बने पुल को पार करने में आपकी मदद कर सकते हैं। असली मुद्दा है आप में होने वाले आंतरिक परिवर्तन और प्रक्रिया के दौरान आपके मूल अस्तित्व में परिवर्तन। कुछ लोगों को प्रक्रिया आसान दिखती है, जबकि कुछ को यह यात्रा असंभव लगती है। धन एक नशा है। अमीर डैडी माइक और मुझसे हमेशा कहते थे, धन एक नशा है। जब हम उनके लिए काम करते थे तब उन्होंने हमें वेतन देने से इनकार कर दिया था। इसका प्रमुख कारण यह था कि वे यह नहीं चाहते थे कि हमें धन के लिए काम करने की लत लग जाए। अमीर डैडी कहते थे, अगर एक बार धन के नशे की लत लग जाती है तो फिर इसे छोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। जब मैं बड़ा हो गया और मैंने आर्थिक मदद मांगने के लिए कैलिफोर्निया से उन्हें फ़ोन किया, तब भी वे उस पैटर्न को तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जो उन्होंने माइक और मेरे साथ 9 साल की उम्र में किया था। उन्होंने हमें बचपन में धन नहीं दिया था और वे अब भी यह सिलसिला शुरू नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वे कठोर बने रहे और मुझे धन के लिए काम करने की लत से दूर रखा। वे धन को नशा इसलिए कहते थे क्योंकि वे अक्सर देखते थे कि जब लोगों के पास धन होता है तो वे खुश होते हैं, परंतु जब उनके पास धन नहीं होता तो वे दुखी या चिड़चिड़े हो जाते हैं। जिस तरह हीरोइन के आदी लोग जब नशे का इंजेक्शन ले लेते हैं तो वे मौज में आ जाते हैं, परंतु जब उन्हें हीरोइन नहीं मिलती तो वे चिड़चिड़े और हिंसक हो जाते हैं। वे अक्सर कहते थे, धन के नशे की ताकत के प्रति सावधान रहें। एक बार अगर आप इसे पाने के आदी हो जाते हैं तो यह लत आपको अपने जाल से निकलने नहीं देगी और आप बार बार उसी तरीके से इसे संतुष्ट करना चाहेंगे। दूसरी तरह से कहें तो आप कर्मचारी के रूप में धन कमाते हैं तो आप इसी तरीके से धन कमाने के आदी बन जाते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर धन कमाने के आदी हो जाते हैं तो फिर इस आसक्ति को तोड़ना अक्सर मुश्किल होता है, और अगर आप सरकारी अनुदान के आदी हैं तो इसे तोड़ना भी मुश्किल होता है। अमीर डैडी कहते थे, बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में जाने का सबसे मुश्किल भाग उस तरीके के प्रति लगाव है जिससे आप धन कमा रहे हैं। यह आदत छोड़ने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। यह नशे की लत को छोड़ना जितना मुश्किल काम होता है। इसीलिए उन्होंने माइक और मुझे यह प्रबल चेतावनी दी कि हम कभी धन के लिए काम न करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे लिए धन हासिल करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम अपने खुद के सिस्टम बनाना सीखें। पैटर्न्स। किम और मेरे लिए बी क्वाड्रेंट से आमदनी प्राप्त करने का सबसे मुश्किल हिस्सा यह था कि हमारे अतीत की सारी
कंडीशनिंग हमें पीछे रोक रही थी। हम तब और भी परेशान हो जाते थे जब हमारे मित्र हमसे कहते थे, तुम यह क्यों कर रहे हो, तुम क्यों नौकरी नहीं कर लेते। यह हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल इसलिए था क्योंकि हमारा एक हिस्सा भी तनख्वाह की सुरक्षा की ओर जाना चाहता था। अमीर डैडी ने माइक और मुझे समझाया कि धन की दुनिया एक बड़े सिस्टम की तरह है। व्यक्तियों के रूप में हम सीखते हैं कि उस सिस्टम के भीतर हम निश्चित पैटर्न में कैसे काम करें। उदाहरण के लिए, ई सिस्टम के लिए काम करता है, एस सिस्टम है, बी सिस्टम बनाता है, उसका स्वामी होता है और उसे नियंत्रित करता है, आई सिस्टम में धन का निवेश करता है। अमीर डैडी जिस पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे वह हमारे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का पैटर्न था, जिसके मूल में यह बात थी कि हम स्वाभाविक रूप से धन के विषय की ओर किस प्रकार खींचे चले जाते हैं। अमीर डैडी ने समझाया, जब कोई व्यक्ति धन की आवश्यकता अनुभव करता है तो ई नौकरी की तलाश करेगा, एस अकेले कुछ करेगा, बी धन उत्पन्न करने वाला सिस्टम बनाएगा या खरीदेगा, और आई किसी ऐसे संपत्ति में निवेश करने के अवसर तलाशेगा जिससे धन में वृद्धि हो। पैटर्न बदलना मुश्किल क्यों? अमीर डैडी कहते थे, पैटर्न को बदलना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आज जीवन के लिए धन अनिवार्य बन चुका है। कृषि युग में धन इतना महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि धन न होने पर भी भूमि से अन्न, आवास, ऊर्जा और पानी मिल जाता था। एक बार जब हम औद्योगिक युग में शहरों में आ गए तो धन जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गया, बल्कि एक तरह से जीवन का पर्याय भी बन गया। आज तो पानी तक के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि जब आप ई क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट की ओर बढ़ते हैं तो आपका वह हिस्सा जो ई की लत से ग्रस्त है या इस बात से डरता है कि जीवन का अंत हो जाएगा, पैर पटकता है और आपको रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। या उस डूबते आदमी की तरह है जो हवा के लिए छटपटाता है, या भूख से मर रहे उस आदमी की तरह जो जिंदा रहने के लिए कुछ भी खा लेगा। अमीर डैडी ने मुझे फ़ोन पर समझाया, इस अंदरूनी युद्ध की वजह से यह काम इतना मुश्किल हो जाता है कि समस्या इन दोनों के बीच का युद्ध है कि तुम आज क्या हो और कल क्या बनना चाहते हो। सुरक्षा चाहने वाला हिस्सा स्वतंत्रता चाहने वाले हिस्से के साथ युद्ध करने लगता है। सिर्फ तुम ही यह फैसला कर सकते हो कि कौन जीतेगा, या तो बिजनेस बनाओगे या फिर हमेशा के लिए नौकरी खोजने का रास्ता अपनाओगे। अमीर डैडी ने पूछा, क्या तुम सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो? हाँ, मैंने जल्दी से कहा। क्या तुम अपने लक्ष्य और इरादे को भूल गए हो? क्या तुम अपनी प्रबल भावना को भूल गए हो? और यह भी कि तुम किस वजह से इस हाल में हो? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने जवाब दिया और थोड़ा चौंका। मैं भूल गया था। मैं टेलीफोन बूथ पर खड़े होकर अपने दिमाग पर जोर डालने लगा ताकि याद कर सकूं कि मैं इस झमेले में किस वजह से फंसा हूं। मैं जानता था, अमीर डैडी ने फ़ोन पर गरजते हुए कहा, तुम अपने सपने को जिंदा रखने के बजाय अपने जिंदा रहने के बारे में ज़्यादा चिंतित हो। तुम्हारे डर ने तुम्हारी प्रबल भावना को दरकिनार कर दिया। आगे बढ़ते रहने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि अपने दिल में लौ को हमेशा जलाए रखो। हमेशा याद रखो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और तुमने किस इरादे से शुरू किया था। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी राह आसान हो जाएगी, परंतु अगर तुम अपने बारे में ज़्यादा चिंता करोगे तो तुम्हारा डर तुम्हारी आत्मा को कमज़ोर करने लगेगा। बिजनेस डर से नहीं, प्रबल भावना से बनते हैं। तुम इतनी दूर तक आ गए हो, मंजिल करीब ही है, इसलिए अब पीछे मुड़कर मत भागो। याद रखो कि तुम क्या करने का इरादा लेकर आए थे। इसे अपने दिल में बिठा लो और लौ को जलाए रखो।
तुम कभी भी मैदान छोड़ सकते हो, तो फिर अभी मैदान क्यों छोड़ रहे हो? बस इस बात के साथ अमीर डैडी ने मुझे शुभकामना दी और फ़ोन रख दिया। वे सही थे, मैं भूल गया था कि मैं इस यात्रा में क्या करने के इरादे से आया था। मैं अपने सपने को भूल गया था और मैं डर को अपने दिलो दिमाग पर हावी होने की इजाज़त दे दी थी। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था फ्लैश डांस। इससे एक गीत का भाव था, अपनी प्रबल भावना के अनुरूप काम करो और इसे करके दिखा दो। मैं अपनी प्रबल भावना को भूल गया था। अब समय था कि या तो मैं इसे करके दिखा दूं या फिर घर वापस लौटकर इसके बारे में सब कुछ भूल जाऊं। मैं कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा और फिर मैंने अपने अमीर डैडी के कहे अंतिम शब्दों को याद किया, तुम कभी भी मैदान छोड़ सकते हो, तो फिर अभी मैदान क्यों छोड़ रहे हो? मैंने फैसला किया कि मैं तब तक मैदान नहीं छोड़ूंगा जब तक कि अपनी मंजिल को ना पा लूं। एक शिक्षक बनना जो सिस्टम का स्वामी हो। अमीर डैडी से फ़ोन पर बात खत्म होने के बाद भी मैं फ़ोन बूथ पर खड़ा रहा। मेरे डर तथा असफलता ने मुझे तोड़ कर रख दिया था और मेरा सपना दरकिनार हो गया था। एक अलग तरह का स्कूल सिस्टम बनाने का सपना, उन लोगों को शिक्षा देने का सपना जो उद्यमी और निवेशक बनना चाहते थे। वहाँ खड़े खड़े मेरा मस्तिष्क हाई स्कूल के दिनों में पहुँच गया। जब मैं 15 साल का था तो हाई स्कूल की मार्गदर्शक सलाहकार ने मुझसे पूछा था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? क्या तुम अपने डैडी की तरह टीचर बनना चाहते हो? अपनी सलाहकार की आंखों में देखते हुए मैंने सीधा जवाब दिया, जो प्रबल विश्वास से भरा था, मैं कभी टीचर नहीं बनूंगा। टीचर बनना वह आखिरी काम है जो मैं करना चाहूँगा। मुझे स्कूल नापसंद नहीं है, दरअसल मैं इससे नफरत करता था। मैं इस बात से नफरत करता था कि मुझे वहाँ जबरन बैठने के लिए मजबूर किया जाता था और किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनने के लिए विवश किया जाता था जिसे मैं खास पसंद नहीं करता था या जिसका मैं सम्मान नहीं करता था। मैं इस बात से नफरत करता था कि मुझे महीनों तक उस व्यक्ति की बातें किसी ऐसे विषय पर सुनना पड़ती थी जिसमें मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं क्लास में बगले झाँकता था, पहलू बदलता था, पीछे की बेंच पर समस्याएं पैदा करता था और कभी कभार क्लास में जाने के बजाय गोता भी मार लेता था। इसलिए जब मेरी मार्गदर्शक सलाहकार ने मुझसे पूछा कि मैं कैरियर में टीचर बनकर अपने पिता का अनुसरण करूंगा, तो मैं आपे से बाहर हो गया। उस समय मैं यह नहीं जानता था कि प्रबल भावना प्रेम और नफरत का सम्मिश्रण होती है। मुझे सीखना पसंद था, परंतु मैं स्कूल से नफरत करता था। मुझे वहाँ बैठने से चिढ़ होती थी क्योंकि वो वहाँ जो बनने की प्रोग्रामिंग दी जाती थी वह मैं नहीं बनना चाहता था। क्लास के कई और बच्चे भी मेरी ही तरह महसूस करते थे। शिक्षा संबंधी उल्लेखनीय उदाहरण, विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं हमेशा पढ़ाया जाना पसंद नहीं करता। जहाँ जॉन अपडाइक ने कहा है, मैं संस्थापक पूर्वजों ने समझदारी पूर्वक यह निर्णय लिया कि बच्चों के कारण माता पिताओं पर अस्वाभाविक तनाव पड़ता है, इसलिए उन्होंने एक जेल बनाई और उसे स्कूल का नाम दे दिया, जहाँ पर शिक्षा नामक सजा दी जाती थी। नॉर्मन डगलस ने कहा, शिक्षा गूंजों की राज नियंत्रण निर्माण कंपनी है। एच.एल. मेनकेन ने कहा था, मेरा मानना है कि मानवीय अस्तित्व के पूरे काल में स्कूल के दिन सबसे दुख भरे होते हैं। वे बोझिल व समझ में न आने वाले कामों, नए और अप्रिय आदेशों तथा सामान्य ज्ञान और आम शिष्टता की जबरदस्त अवहेलना से भरे होते हैं। गैलीलियो ने कहा था, आप किसी व्यक्ति को कुछ नहीं सिखा सकते, आप सिर्फ उसे अपने भीतर वह चीज खोजने में उसकी मदद भर कर सकते हैं। मार्क ट्वेन ने कहा था, मैं कभी स्कूल को अपनी शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं करने देता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा
शिक्षा दी जाती है, खासकर अमेरिकी स्कूलों में। थैंक यू।